हेलो बच्चों, तो आज हम लोग बात करेंगे लेक्चर सेकंड पे, जो कि है हमारा चैप्टर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का, जिसमें हम बेसिकली सेल के बारे में पढ़ते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के लेक्चर 1 पे पढ़ा था कि जो सेल होते हैं वो क्या क्या होते हैं, सेल का क्या फंक्शन होता है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि सेल जो होता है उसके ऑर्गेनल्स कितने होते हैं, सेल ऑर्गेनल का क्या फंक्शन होता है, न्यूक्लियस का क्या फंक्शन होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो बच्चों, तो अभी हम लोग देखने वाले हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के जो टॉपिक है हमारा सेल। उसमें सेल के अंदर में क्या क्या फंक्शंस होते हैं, सेल के अंदर में क्या क्या चीज़ पाए जाते हैं, इस चीज़ को हम लोग आज इस टॉपिक में देखने वाले हैं। तो हम लोग सबसे पहला टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे उसका नाम है स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। तो स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल के अंदर हम लोग टॉपिक में ये पढ़ेंगे कि सेल के अंदर में क्या क्या पाए जाते हैं, सेल जो होता है वो कैसा दिखता है, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्लांट सेल और एनिमल सेल, जो दो तरीके का सेल होता है, उस दोनों के अंदर में क्या अंतर होता है, इस चीज़ को हम लोग इस टॉपिक में देखने वाले हैं। तो देखिए, जो स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल होता है उसके अंदर में क्या क्या पाया जाता है। तो सबसे पहला होता है सेल मेम्ब्रेन। जो सेल होता है, सेल का एक स्ट्रक्चर डिफाइन होता है कि किस सेल का क्या स्ट्रक्चर होगा। तो उस चीज़ को, जो स्ट्रक्चर मेरा डिफाइन होता है, उसको डिफाइन कौन करता है? जो सेल का एक परफेक्ट स्ट्रक्चर होता है, परफेक्ट शेप होता है, वो डिफाइन करता है हमारा सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। इसके अलावा साइटोप्लाज्म क्या होता है? तो साइटोप्लाज्म होता है जो सेल है हमारा, उसके अंदर में एक लिक्विड जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है, और उसी स्ट्रक्चर को हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं। उस लिक्विड जैसे स्ट्रक्चर में ही वो क्या करता है कि मैं जो हमारा सेल होता है उसको श्रिंक होने से बचाता है। साइटोप्लाज्म क्या करता है? सेल को श्रिंक होने से, सिकुड़ने से बचाता है। ठीक है। जो मेरा साइटोप्लाज्म होता है उसका यही फंक्शन है कि वो सेल को सिकुड़ने से बचाता है। इसके अलावा जो हमारा न्यूक्लियस है वो काम क्या करता है? न्यूक्लियस का मेन फंक्शन होता है कि वो क्या करता है, इस सेल में, इस सेल के किस ऑर्गेनेल का क्या फंक्शन है, सेल मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन है, कौन सा चीज़ बाहर से सेल के अंदर में आ सकता है, इस चीज़ को मेंटेन कंट्रोल कौन करता है? इस चीज़ को कंट्रोल करता है हमारा न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस जो होता है वो हमारे सेल का ब्रेन होता है। जैसे कि हम होते हैं, हम हैं, तो हमको क्या फंक्शन करना है, क्या काम करना है, ये हमें डिफाइन कौन करता है? हमारा ब्रेन। वैसे ही सेल जो है, सेल के पास अपना एक दिमाग होता है और उसे हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। सेल के अंदर में क्या चेंजेज आने वाले हैं, सेल क्या फंक्शन करने वाला है, इस चीज़ को डिफाइन कौन करता है, इस चीज़ को कंट्रोल कौन करता है? तो कंट्रोल करता है न्यूक्लियस। ठीक है। अगला है हमारा सेल ऑर्गेनल्स। तो देखिए, सेल जो है, सेल क्या सिर्फ एक नॉर्मल सा स्ट्रक्चर ही है? जी नहीं। सेल के अंदर में बहुत ज़्यादा, बहुत अलग अलग तरीके के ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। सेल के छोटे छोटे अंग पाए जाते हैं जो मिलके उस सेल को जिंदा रखते हैं, जो मिलके उस मतलब सेल को क्या फंक्शन करना है वो बताते हैं। ठीक है। तो सेल ऑर्गेनल का क्या फंक्शन है वो हम लोग देखने वाले हैं। फिलहाल के लिए देखते हैं कि सेल ऑर्गेनल कितने प्रकार के होते हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे कि किस स्ट्रक्चर का क्या फंक्शन होता है, और तब हम लोग पढ़ेंगे धीरे धीरे सेल ऑर्गेनल के बारे में। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला फंक्शन बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में। देखिए, जो सेल मेम्ब्रेन होता है हमारा, वो क्या करता है? सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो करता है कि इस सेल का स्ट्रक्चर डिफाइन करता है। डिफाइंस स्ट्रक्चर ऑफ सेल। मतलब ये नंबर 1 पॉइंट हो गया। मतलब जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो किसी सेल का स्ट्रक्चर डिफाइन करता है कि किस सेल, कोई सेल ओवल शेप का होगा, कोई सेल स्पिंडल शेप का होगा, कोई सेल राउंड शेप का होगा। तो ये सब जो शेप है वो डिफाइन कौन करता है? वो बनाता है सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है। इसके अलावा सेकेंड फंक्शन क्या है कि इट मेक्स टू सेल अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। मतलब दो सेल जो है वो एक दूसरे से मिले ना, इससे क्या, इसको कौन चेक करता है? इसको चेक करता है सेल मेम्ब्रेन। मतलब कि दो सेल जब एक दूसरे के पास पास आएंगे तो क्या होगा? दोनों सेल एक दूसरे में मर्ज कर सकते हैं। तो क्या होता है
कि जो शेप है, परफेक्ट शेप जो बनाता है, उससे क्या होता है, दो सेल मर्ज नहीं कर पाते एक दूसरे में, और क्या करता है, इस दोनों सेल को अलग अलग करने का काम कौन करता है, सेल मेम्ब्रेन। अच्छा, अब और देखते हैं थर्ड टॉपिक, थर्ड पॉइंट कि क्या होता है कि सेल का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, मतलब सेल को कैसे जिंदा रखना है, किसी सेल ऑर्गेनेल पे कोई मतलब कोई भी तरीके का सेफ्टी जो प्रोवाइड किया जाता है हर सेल ऑर्गेनेल को, ये कौन प्रोवाइड करता है, ये प्रोवाइड करता है सेल मेम्ब्रेन। तो इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम मतलब क्या है कि जो सेल है मेम्ब्रेन होता है वो क्या करता है, सेल को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि किसी भी यूजफुल मटेरियल को अंदर, जैसे कि सेल है हमारा, तो हम खाना खाते हैं तो आपको पता है कि जो खाना हम लोग खा रहे हैं वो जाता कहाँ है, डायरेक्टली सेल के पास जाता है, और सेल क्या करता है, उस खाने को तोड़ के हमको एनर्जी देता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है, और जो भी अनयूजफुल मटेरियल्स है वो, तो बेसिकली हम लोग जो खाना खाते हैं उसको यूज़ कौन करता है, तो हमारा सेल यूज़ करता है अपने आप को जिंदा रखने के लिए, जिस वजह से हर ऑर्गेन और एक ऑर्गेनिज्म जिंदा रहता है खाना खा के। ठीक है, तो जो भी हम लोग खाना खाते हैं उस पर बेसिकली फंक्शन कौन करता है, उस पर फंक्शन करता है सेल। ठीक है, तो क्या करता है, सेल को और उसके ऑर्गेनल्स को प्रोटेक्ट कौन करता है, तो सेल मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, सेकेंड टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं कि जो हमारा साइटोप्लाज्म है उसका क्या फंक्शन होता है। देखिए सेकेंड पॉइंट है हमारा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है, एक लिक्विड जैसा स्ट्रक्चर जो क्या करता है, किसी भी सेल को श्रिंक होने से बचाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। मतलब ये सेल है तो इसके अंदर में एक लिक्विड जैसा स्ट्रक्चर भरा हुआ होगा, और वो क्या करता है, इस सेल को श्रिंक होने से, सिकुड़ने से बचाता है, और सेल को एक परफेक्ट शेप प्रोवाइड करता है। तो साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन मिलके सेल का एक स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिस वजह से सेल जो होता है वो ईजिली फंक्शन कर पाता है। तो ये हमारा था साइटोप्लाज्म के बारे में। अब हम लोग देखेंगे न्यूक्लियस के बारे में। देखिए न्यूक्लियस थर्ड पॉइंट जो है हमारा, न्यूक्लियस से कहने का क्या मतलब है कि न्यूक्लियस जो होता है वो सेल का ब्रेन होता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट, ब्रेन ऑफ सेल, मतलब किस सेल को क्या काम करना है, इस चीज को कौन कंट्रोल करता है, तो न्यूक्लियस। ठीक है, तो न्यूक्लियस जो है वो हमारा ब्रेन ऑफ सेल होता है। ठीक है, इसके अलावा इसके अलावा ये तो पहला पॉइंट है कि ये ब्रेन ऑफ सेल होता है, मतलब ये सेल को, किस सेल को क्या फंक्शन करना है, किस सेल ऑर्गेनल को क्या फंक्शन करना है, इसको डिफाइन कौन करता है, न्यूक्लियस। सेकंड पॉइंट है कि इट कंट्रोल्स द फंक्शनिंग ऑफ सेल ऑर्गेनल, मतलब किस सेल ऑर्गेनल को क्या फंक्शन करना है, क्या काम करना है, कितने पीरियड के बाद काम करना है, तो इस चीज़ को डिफाइन कौन करता है, इस चीज़ को कंट्रोल कौन करता है, तो हमारा न्यूक्लियस करता है। अब हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं सेल ऑर्गेनल के बारे में। सेल ऑर्गेनल, देखिए सेल ऑर्गेनल क्या होता है, सेल ऑर्गेनल है कि जो भी हमारा सेल है उसके अंदर क्या क्या पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनल। ठीक है, जैसे कि सेल के अंदर में एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए एक अलग ऑर्गेनल होता है, वैसे ही हमको सेल को एनर्जी, जो भी हमारा ऑक्सीजन हम जो सेल यूज़ कर रहा है खाना बनाने के लिए या रेस्पिरेशन करने के लिए, तो उस ऑक्सीजन को फिर चेंज करना है कार्बन डाइऑक्साइड में, तो इसको चेंज कौन करता है, इसको चेंज करता है हमारा सेल ऑर्गेनल का एक पार्ट, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ये सब जो फंक्शन है इसको कौन अलग अलग ऑर्गेन फंक्शन, कौन अलग अलग ऑर्गेन मिलके काम करेंगे जिससे सेल जो है वो जिंदा रहे, तो ये सब किसका पार्ट होता है, सेल ऑर्गेनल का। देखिए सेल ऑर्गेनल में सबसे पहला पार्ट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
सेकेंड पार्ट जो होता है बी पार्ट, उसको हम लोग बोलते हैं गोल्जी एपेरेटस। थर्ड पार्ट जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। फोर्थ पार्ट जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस नहीं, वैक्यूल्स लेके चलते हैं। इसके अलावा फोर्थ पार्ट हो गया हमारा वैक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपेरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अलावा बहुत सारे हैं, लेकिन हम लोग जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, पांचवा हम लोग न्यूक्लियस के बारे में लिखते थे, लेकिन न्यूक्लियस और तो हम लोग पढ़ चुके हैं, तो न्यूक्लियस के बारे में उतना कुछ नहीं जानना है। हम लोग पहले इस चारों के बारे में अच्छे से पहले पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा हम एक और चीज़ बच जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लास्टिड्स। जो प्लास्टिड होता है उसका क्या फंक्शन है, तो देखिए सेल ऑर्गेनेल जो है वो बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, गोल्जी एपेरेटस होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, वैक्यूल्स होते हैं और प्लास्टिड्स होते हैं। अब देखिए किस सेल ऑर्गेनेल का क्या फंक्शन होता है, इस चीज़ को हम लोग पहले देखेंगे कि किस सेल ऑर्गेनेल का क्या फंक्शन है। तो हम लोग इसको मिटा देते हैं और फिर से स्टार्ट करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। तो इसको जल्दी नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, हम लोग अब बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। इस सेल के स्ट्रक्चर को गलती से मिट गया था, इसको फिर से बनाते हैं। देखिए ये हमारा सेल वॉल था और ये है हमारा, ये मेरा सेल वॉल है और ये मेरा सेल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, इसके अलावा इसको बोलते हैं हम लोग, इस सेल ऑर्गेनल को बोलते हैं गोल्जी एपेरेटस। इस सेल ऑर्गेनल को हम लोग क्या बोलते हैं, इस सेल ऑर्गेनल को बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इसके बारे में हम लोग टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा ये जो पार्ट है हमारा बीच में सेंट्रल पार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। वहीं ये जो लिक्विड जैसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। इसके अलावा इसमें कुछ और स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कि ये स्ट्रक्चर, ये हमारा, इसको बोलते हैं हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं दो प्रकार के, एक होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और उसके बाद एक और होते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये कितने प्रकार के होते हैं, एक होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब देखिए जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो होते हैं कैसे, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके ऊपर राइबोसोम्स चिपके हुए होते हैं, जिस वजह से इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, रफ हो जाता है।
तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं उसके ऊपर में राइबोसोम चिपके हुए होते हैं, जिस वजह से क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर रफ हो जाता है। ठीक है, अब देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है। तो सबसे पहला फंक्शन ऑफ ये फंक्शन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पहला फंक्शन क्या है कि ये जो है वो प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं वो प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। इसके अलावा वो इसका प्रोटीन का सिंथेसिस तो करते ही हैं, इसके अलावा ये इम्पॉर्टेंट मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट भी करते हैं सेल के अंदर, जैसे कि प्रोटीन्स हो गया, विटामिन्स हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया। तो ये सब जो इम्पॉर्टेंट प्रोटीन्स है, इम्पॉर्टेंट मिनरल्स हैं, उसका ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। तो सेकंड पॉइंट क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इम्पॉर्टेंट मटेरियल्स। ठीक है, इसके अलावा जो जो हार्मफुल केमिकल सेल के अंदर में घुस जाते हैं ज़बरदस्ती। ठीक है, सेल चाहता नहीं है कि वो हार्मफुल मटेरियल जो है वो सेल के अंदर में आए, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती क्या होता है कि वो हार्मफुल केमिकल सेल के अंदर में घुस जाते हैं, जिस वजह से क्या होता है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या करता है, उस हार्मफुल केमिकल्स को तोड़ने का काम करता है। जो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं उसको तोड़ने का काम कौन करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इसके बाद हम लोग सेकेंड टॉपिक देखेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं गोल्जी अपैरेटस। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग पढ़ेंगे गोल्जी अपैरेटस में। ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं गोल्जी अपैरेटस में। तो जो गोल्जी अपैरेटस होता है वो दिखता कैसे है, पहले ये देख लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, जो गोल्जी अपैरेटस होता है वो दिखता कैसा है, बिल्कुल सेम दिखता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जैसा ही, लेकिन इसके अंदर में ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि जो गोल्जी अपैरेटस होता है वो न्यूक्लियस के पास नहीं होता है, न्यूक्लियस से दूर कहीं साइटोप्लाज्म में ट्रेवल करता रहता है। ठीक है, तो गोल्जी अपैरेटस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कंफ्यूज नहीं होना है, चूँकि दोनों का स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल सेम होता है। उसका स्ट्रक्चर देखिए कुछ इस प्रकार होता है, ये है हमारा गोल्जी अपैरेटस। ये है हमारा गोल्जी अपैरेटस। तो जो गोल्जी अपैरेटस होता है वो बिल्कुल ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जैसा दिखता है, लेकिन वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता नहीं है एक्चुअली में। देखिए, गोल्जी अपैरेटस जो है, पहले बात करते हैं सेकेंड टॉपिक, गोल्जी अपैरेटस या गोल्जी बॉडी। एक ही चीज़ होता है, गोल्जी अपैरेटस या गोल्जी बॉडी क्या होता है, एक ऐसा सेल ऑर्गेनल जो क्या करता है, फैट्स लिपिड्स का जो सिंथेसिस होता है वो करता है। देखिए, सबसे पहला चीज़ कि जो गोल्जी अपैरेटस है इसको खोजा किसने था, तो इसको खोजा था एक साइंटिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम था कैमिलो गोल्जी, और इन्होंने ही अपने नाम पे इसका नामकरण कर दिया और इसे क्या नाम दे दिया, गोल्जी अपैरेटस। तो कैमिलो गोल्जी नाम के एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया था, गोल्जी अपैरेटस का खोज किया था। ठीक है, अब देखते हैं कि इसका क्या फंक्शन होता है। तो फंक्शन ऑफ गोल्जी अपैरेटस, सबसे पहला फंक्शन कि जो गोल्जी अपैरेटस होते हैं वो क्या करते हैं, ये भी प्रोटीन का सिंथेसिस ही करते हैं। मतलब कि जो गोल्जी अपैरेटस होते हैं वो जस्ट लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपैरेटस भी प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। थोड़ा सा पहले गोल्जी अपैरेटस का एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं क्या होता है।
देखिए ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है गोल्जी apparatus का, ठीक है। इसमें ये जो मुड़ा हुआ पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं सिस्टर्न, ठीक है। ये जो मुड़ा हुआ पार्ट होता है इसको बोलते हैं सिस्टर्ने, और ये जो अंदर का पार्ट होता है, इसके अंदर का जो ये पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ल्यूमेन। तो जो गोल्जी apparatus है वो मेरा कुछ इस टाइप का दिखता है, और इसके अंदर में ये जो मुड़ा हुआ पार्ट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टर्ने, और ये जो मेरा इसके अंदर का पार्ट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ल्यूमन, ठीक है। अब देखिए ये जो हमारा गोल्जी apparatus है उसका फंक्शन क्या है, तो गोल्जी apparatus का सबसे प्राइमरी फंक्शन, सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है कि ये प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं, ये भी, ठीक है। तो जो गोल्जी apparatus होते हैं वो भी प्रोटीन का सिंथेसिस ही करते हैं, लेकिन इसका पोजीशन कहाँ होता है, ये प्रोटीन कहाँ बनाते हैं, तो ये प्रोटीन बनाते हैं लाइसोसोम्स में। ये प्रोटीन कहाँ बनाते हैं, लाइसोसोम्स के अंदर में प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं, जिससे क्या होता है कि भविष्य में अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन नहीं बना पाया तो उस टाइम में हेल्प कौन करता है, उस टाइम में हेल्प करता है गोल्जी apparatus। तो प्रोटीन का फॉर्मेशन कौन करता है, हमारा जो है गोल्जी apparatus, ठीक है। इसके अलावा सेकेंड पॉइंट क्या है कि जब सेल डिवीजन होता है, सेल जब डिवाइड होता है, एक सेल टूट के 2 सेल में बनता है, तो उस टाइम में सेल का प्लेट कौन बनाता है, तो सेल डिवीजन के टाइम में सेल का प्लेट का फॉर्मेशन भी गोल्जी apparatus करता है, ठीक है। जब सेल का डिवीजन होता है तो उस टाइम में सेल का प्लेट का फॉर्मेशन कौन करता है, तो गोल्जी करता है। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो गोल्जी करता है कि ये कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में या सिंपल शुगर को कॉम्प्लेक्स शुगर में इंटरचेंज करता है, कन्वर्ट्स मतलब जो कॉम्प्लेक्स शुगर है। अब कॉम्प्लेक्स शुगर से क्या मतलब है, तो जो सुक्रोज फ्रुक्टोज होते हैं उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स शुगर कहते हैं। कॉम्प्लेक्स शुगर कहने का मतलब है कि वो C12H22 और O11 को कन्वर्ट किस में करते हैं, तो C6H12O6 में कन्वर्ट करते हैं। मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स शुगर को, चाहे वो सुक्रोज हो फ्रुक्टोज हो, उसको कन्वर्ट किस में करते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं सिंपल शुगर यानी कि ग्लूकोज की फॉर्म में, ठीक है। तो जो भी कॉम्प्लेक्स शुगर होता है उसको सिंपल शुगर में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, तो हमारा गोल्जी apparatus करता है। फिलहाल के लिए हम लोग वीडियो में इतना ही बात करते हैं। इस चैनल पे बने रहें और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।